बीबीसी के बाद आजकल मणिकांत जी हैं कहाँ? देखिए, बीबीसी के बाद मैंने शुरुआत तो मेरी बीबीसी में 1995 में ही हो गई थी, और एक तरह से अवकाश लेना जिसे कहते हैं वो 2013 में। तो इस तरह से लगभग 18 वर्षों तक हम बीबीसी के साथ रहे और बीबीसी के लिए काम करते रहे। तो लेकिन बीबीसी के साथ रहना और बीबीसी के लिए काम एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं कि रिटायरमेंट वाली बात, तो निश्चित रूप से डे टू डे जर्नलिज्म जो है, बीबीसी के लिए जो रिपोर्टिंग है, वो उससे तो एक तरह से मुक्ति मिली कि अब हम इस रूप में बीबीसी के साथ नहीं जुड़े कि जो भी खबरें होती हैं बिहार से, और जब कभी उसकी जरूरत हो बीबीसी को तो हम बीबीसी के लिए काम करें। ये रिश्ता तो एक तरह से कहिए समाप्त हुआ, संपन्न हुआ बल्कि। लेकिन दूसरा फिर शुरू हो गया। दूसरा इस तरह से शुरू हुआ कि बीबीसी के साथ एक बार जो जुड़ चुका हो, या बीबीसी अगर चाहे या वो व्यक्ति चाहे कि किसी न किसी रूप में पत्रकारिता के सिलसिले में ही बीबी के साथ जुड़ा रहे, तो यह संभव हो पाता है। और वो इस तरह से होता है कि जब कभी बीबीसी को जरूरत हुई कि किसी ऐसी कोई बड़ी घटना घट गई, कोई इस तरह का कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, तो उस समय में बीबीसी अगर आपसे कहे कि आप उसका विश्लेषण करें एक एनालिस्ट के तौर पे, तो तब हम जुड़ते रहे बीबीसी के साथ। नहीं नीरज, ऐसा है कि प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जिस तरह से अब एक पत्रकार के रूप में, होल टाइमर के रूप में जो हम जुड़े रहे, चाहे वो बीबीसी के साथ हो या एक समय में परख के साथ, विनोद दुआ के साथ थे, या उससे पहले कई अखबारों में काम करते रहे, तो वो उस तरह से उनके लिए काम करना। और अब जबकि एक खास उम्र के बाद, या मैंने भी इच्छा जाहिर की कि अब बहुत हुआ, इतने लंबे समय तक पत्रकारिता में, सक्रिय पत्रकारिता में रहे, कुल मिला के हम समझते हैं कि 40 वर्षों से ज्यादा समय तक हम रहे पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में। और शुरुआत तो मेरी, जब मैं एमए हिंदी का छात्र था रांची विश्वविद्यालय में, और वो परीक्षा के बाद जो परिणाम आने से पहले रांची एक्सप्रेस अखबार उस समय में दैनिक हुआ था, साप्ताहिक से दैनिक, तो उस समय ही उस अखबार से जुड़े। और इसलिए जुड़े कि वो शुरू से ही मेरी इच्छा रही। मैंने किसी नौकरी के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया, बल्कि पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद सीधे यही लगा कि अगर इच्छा है तो पत्रकारिता के में अपनी जगह बनाने की कोशिश की जाए। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक किसी शक्ति की कृपा ही रही कि मैं सीढ़ियां चढ़ पाया कुछ ऐसी कि बीबीसी की के रूप में, जो दुनिया की सूचनाओं की सबसे बड़ी संस्था है, तो वहां तक पहुंच पाना ये संभव हुआ। तो वहां से शुरुआत हुई थी, और 40 वर्षों से ज्यादा की पत्रकारिता में हमने कई तरह के अनुभव, खास तौर पे चूंकि मैंने बिहार के लिए काम किया, तो बिहार के लोगों की, बिहार की जो जितनी समस्याएं थीं, वो सब जो हम देख समझ रहे थे, तो उसमें ये लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो किया जाना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। और आपने जैसा कहा कि लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा हुआ मेरी रिपोर्टिंग को लेके, वो इसलिए हुआ मेरे ख्याल से कि हमेशा हम प्रो पीपल रहना चाहें, हम जनोन्मुख रह के ही पत्रकारिता में आगे बढ़ना चाहते रहे शुरू से ही। तो ये रहा क्या कि जो लोगों के मन की बात थी, वो मुझे लगता था कि वही बात कहनी चाहिए, और पूरी सहजता से और ईमानदारी से अगर वो बात कहते हैं, तो जो सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन पर वो उसका असर होता ही है, और वो उसको अपना समझते हैं। उनको लगता है कि हम जो सोच रहे थे, हमारी जो मुश्किलें हैं, हम जो
हमारी जो बातें नहीं सुनी जा रही हैं, जो सरकारें हैं वो किस तरह से लोगों के विरुद्ध हैं या लोगों के साथ है, इन तमाम परिस्थितियों में वो करीब अगर पाते थे मेरी रिपोर्टिंग को, तो ये इसलिए संभव हुआ कि मैंने उसी तरह का रास्ता चुना। और बिहार, आप तो जानते हैं कि खबरों के मामले में ये कि क्या चुनौतियां थी उस टाइम पे रेडियो पत्रकारिता के हिसाब से अगर हम बात करें? बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती होती है किसी रेडियो पत्रकार के लिए। रेडियो की पत्रकारिता में एक खास तरह के कौशल की जरूरत होती है। वो स्किल जिनमें नहीं है वो शायद वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाते या जोर नहीं पाते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। और चाहे वो भाषा के जरिए हो या कंटेंट हो या जिस तरह से विषय हो, ये इन तमाम चीजों का जिस तरह से अगर आप चयन करने में निपुण हैं, तो आपका कौशल अगर उस तरह का है तो वो असर पैदा करता है। और मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि ठीक है, शब्दों के जरिए, शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द बल्कि ये रेडियो के लिए एक उसका प्लस पॉइंट है कि रेडियो जब कोई सुनता है तो बिल्कुल एक उस तरफ उसका ध्यान केंद्रित रहता है। बल्कि टेलीविजन को देखते हुए वो अपनी आंखें इधर उधर भी कर सकता है, अपने कान को भी कई तरफ दे सकता है। लेकिन रेडियो में जिस तरह श्रोताओं की भी एकाग्रता होती है, उससे जितना नजदीकी सा अनुभव होता है, ये एक रेडियो की खास बात है। और रेडियो की पहुंच भी इतनी ज्यादा है। मेरा तो ख्याल था एक समय में जब ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में रेडियो को एक तरह से हाशिए पर डाला जा रहा था, या डाला गया कह सकते हैं। लेकिन रेडियो की पहुंच क्या थी और कितनी जबरदस्त थी, रेडियो का कितना असर जाता था लोगों के बीच में, और रेडियो कितनी सहजता से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का एक माध्यम बना, इसको लगता है कि मीडिया जगत के को चलाने वाले लोगों ने इस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, या कहिए कि रेडियो के साथ न्याय नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि रेडियो जो है उसके लिए जो भी पत्रकारिता कर रहा है वो उसको ये लगता है कि हम उन लोगों तक भी अपनी आवाज पहुंचा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, जो चिट्ठियां जाती थी, जो हम लोग को फीडबैक मिलता था कि सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे फौजी हैं, जो जवान हैं, या जो किसान खेत में काम कर रहे हैं, या जो कहीं वो 100, 200, 300 रुपए के रेडियो सेट पर वो बीबीसी सुना करते थे और पत्र भी भेजा करते थे, और उनका जिस तरह से लगाव था, ये कहाँ पैदा कर पाएगा कोई? ना तो कोई अखबार कर सकता है और ना ही टेलीविजन और नेट का। अब तो जमाना बदला है, सोशल मीडिया का ये जमाना जिस तरह का आया है, तो ठीक है कि कई सारे लोग लिखना पढ़ना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो बात नहीं आती। वो जो चीज थी, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दें कि जब हम कोशी के क्षेत्र के रहने वाले हैं, मिथिलांचल के, और जब कोसी की त्रासदी आपको याद होगा 2008 में जो त्रासदी हुई, जिस तरह से कोसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और जो तबाही मची थी, उस समय में मुझे बहुत हैरत हुई थी। जब मैं एक जगह गया था, घूमते घूमते पहुंचा, तो पता चला एक फौजी जवान जो रेस्क्यू में लगे हुए थे लोगों को बचाने में, और वो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एक मचान पर 3 दिनों से एक युवक, चरवाहा जैसा युवक, वो बैठा रहा और सिर्फ सत्तू की एक पोटली और एक रेडियो का सेट और कुछ बैटरीज ये लेके वो रहा, और पूरे दुनिया के मतलब क्या क्या हो रहा है वो रेडियो के जरिए वो जानता रहा। यहाँ तक कि उसने नाम भी लिया, बीबीसी का भी, मेरा भी नाम लिया कि उनकी रिपोर्ट सुनता रहता हूँ, तो पता चलता है कि इस त्रासदी में कहाँ क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे समय में अगर ये सहायक बना रेडियो, तो ये विधा जो है
ये कितनी कारगर विधा है, इसको उस तरह से अब एक तरह से भूलते जाना ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। जी, एक छोटा सा सवाल सर कि अब घर में फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है और आपकी जिंदगी कैसे कट रही है अभी की मैं बात करूं तो? देखिए, जब एक समय में ऐसा था कि जब मैंने पत्रकारिता में नियमित रूप से सक्रिय पत्रकार के रूप में काम कर रहा था, तो ये था कि वन पॉइंट प्रोग्राम की तरह कि दिन रात लगे हुए हैं। बहुत सारे संबंध सूत्र टूट गए, बहुत उपेक्षित परिवार रहा, कई मामलों में असुविधाएं झेलनी पड़ी। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन वो एक तरह की ऐसी संलग्नता थी, इस तरह से उसके पीछे पड़े थे, मतलब कि वो, अगर आप रिपोर्टर हैं और खास करके जब बीबीसी में गए, तो ये तो याद भी नहीं रहता था कि कोई सामाजिकता भी है जिसका निर्वाह मुझे करना चाहिए। तो ये जब रोज रोज की पत्रकारिता से छुट्टी मिली बीबीसी से, एक तरह से सेवानिवृत्त होने के बाद, तो मैंने देखा कि वो जो छूट चुका है, वो जो मुझसे छूट गया, और जहां हम जिनको अपने साथ जोड़ नहीं पाए और जिनके साथ या जैसी सामाजिकता का निर्वाह होना चाहिए वो जो नहीं हुआ है, तो उस तरफ लौट के देखते हैं। इसलिए मैंने गांव की तरफ ज्यादा ध्यान, गांव ऐसा नहीं था कि गांव में पहले नहीं जाता था काम करते हुए, शहरों में हो या जहां कहीं, लेकिन इस तरह से गांव जाना नहीं हुआ कि साल साल भर वहां रह गए, लोगों से मिले, अपने संबंधियों से मिले, लोगों की तकलीफों को नजदीक से जाके, जो कि उस समय में वैसा मौका नहीं मिल पाता था, वो देखते रहे। खेती किसानी की जो बात थी, जब मैं अब ज्यादा समय गांव में देता हूं, पटना कभी कभी लौट। जब एक समय में ऐसा था कि जब मैंने पत्रकारिता में नियमित रूप से सक्रिय पत्रकार के रूप में काम कर रहा था, तो ये था कि वन पॉइंट प्रोग्राम की तरह कि दिन रात लगे हुए हैं। बहुत सारे संबंध सूत्र टूट गए, बहुत उपेक्षित परिवार रहा, कई मामलों में असुविधाएं झेलनी पड़ी। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन वो एक तरह की ऐसी संलग्नता थी, इस तरह से उसके पीछे पड़े थे, मतलब कि वो, अगर आप रिपोर्टर हैं और खास करके जब बीबीसी में गए, तो ये तो याद भी नहीं रहता था कि कोई सामाजिकता भी है जिसका निर्वाह मुझे करना चाहिए। तो ये जब रोज रोज की पत्रकारिता से छुट्टी मिली बीबीसी से, एक तरह से सेवानिवृत्त होने के बाद, तो मैंने देखा कि वो जो छूट चुका है, वो जो मुझसे छूट गया, और जहां हम जिनको अपने साथ जोड़ नहीं पाए और जिनके साथ या जैसी सामाजिकता का निर्वाह होना चाहिए वो जो नहीं हुआ है, तो उस तरफ लौट के देखते हैं। इसलिए मैंने गांव की तरफ ज्यादा ध्यान, गांव ऐसा नहीं था कि गांव में पहले नहीं जाता था काम करते हुए, शहरों में हो या जहां कहीं, लेकिन इस तरह से गांव जाना नहीं हुआ कि साल साल भर वहां रह गए, लोगों से मिले, अपने संबंधियों से मिले, लोगों की तकलीफों को नजदीक से जाके, जो कि उस समय में वैसा मौका नहीं मिल पाता था, वो देखते रहे। खेती किसानी की जो बात थी, जब मैं अब ज्यादा समय गांव में देता हूं, पटना कभी कभी लौटता हूं, साल में पहले जहां 4 से 10 दिन के लिए ही गांव जाता था, अब 10 दिन के लिए ही ज्यादा से ज्यादा पटना आता हूं और ज्यादा समय गांव की तरफ, गांव में ही बिताता हूं। तो अब तो ये हो रहा है, वहां ये भी समझ में आता है कि उस समय में जो हमारे खेती किसानी में लगे हुए लोग हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी कितनी मुश्किलें हैं जो कि अनदेखी जिनकी हो रही है, जो कि हमारी बिरादरी में भी जो लोग हैं पत्रकारिता से में जुड़े हुए, वो भी, उनका भी ध्यान उस तरह से नहीं जा पा रहा है। तो वो बातें, जैसे कि इस बार में गया मैं भी, मेरे पास भी बहुत कम खेत है और बहुत कम उपज हुई थी धान की, तो 6-7 मन धान को बेचने के लिए कितनी परेशानी हुई कि 1050 रुपए, मतलब 1100 से कम
की कीमत पर वो सब बेचना पड़ा मुझे। इसी और जबकि सरकार ने जो कीमत तय की है वो 1900 रुपए के आसपास है। तो ये जो सरकारें कहती हैं कि किसान चाहे तो खेत अपना उचित मूल्य जो सपोर्ट प्राइस है उस पर वो बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं? वो तो कहीं जा नहीं रहे, जो छोटे किसान हैं कहाँ बेचने जाएंगे? और बेचने की व्यवस्था जो है वो इस तरह से पिछड़ी हुई है कि वो कब से अभी तक हमारे गांव के इलाकों में अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, सरकारी खरीद। तो आप समझ सकते हैं कि उनको जो लागत निकल आए इस पर गुजारा करना होता है। तो ये सारी बातें हैं वहां रह के समझी जा सकती हैं। तो ये कुछ नया अनुभव मिल रहा है और जो कुछ ये लगा, हाँ लेकिन ये है कि एक तरह से ये भी लगता है कि हमने जो कुछ किया तो अब कोई पत्रकार रिटायरमेंट में चला जाए और अवकाश ले ले और पत्रकारिता से बिल्कुल मुक्त हो जाए, ये लगता है कि संभव हो नहीं पाता है। चाहे वो कोई भी माध्यम हो, या सोशल मीडिया के जरिए हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, जिस तरह से हो, वो अपनी बातें कहने का छोटी छोटी टिप्पणियों के रूप में वो करते रहने का मन करता है। और वो कभी कभी करता रहता हूँ। और इस तरह से ये लगता है कि हम पूरी तरह से कट नहीं गए हैं, अभी भी हम जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि अब मैं पत्रकार नहीं रहा। यानी कि पत्रकार चाहे शारीरिक रूप से चाहे जितना भी वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से वो पत्रकारिता से अलग नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। कोई मामूली काम के लिए, चाहे वो आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाना, जब जो भी ऐसे ऐसे काम, छोटे छोटे काम हैं, उनके लिए बिना कुछ चुकाए, बिना रिश्वत दिए अगर ये बिल्कुल असंभव हो जाए, और कभी कभी ये लगे कि कोई अधिकारी अपवाद में भी नजर नहीं आते, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से आप क्या कहेंगे इसको। और ये प्राथमिकता में, जैसे कि सरकार की प्राथमिकता में ये है ही नहीं कि सबसे पहला नियंत्रण जो हो, जो रोक हो भ्रष्टाचार। कहने के लिए भाषणों में नेता ये कहते जरूर हैं कि 0 टॉलरेंस है उनका करप्शन को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे तौर पे ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा है नहीं। और ये इससे मन बहुत दुखी होता है। और पत्रकारों को भी इसी झूठ को खोल के लोगों के सामने रखने का जो दायित्व है, उस दायित्व का भी उस तरह से निर्वाह नहीं होता देख मन को तकलीफ होती है। सर, गांव की हम लोग बात कर रहे हैं। गांव में अक्सर हमने देखा है जब लोग काम से खाली होते हैं तो 2-4 लोग आपस में ग्रुप में बैठ करके ताश की पत्तियां खेलते हैं। क्या मणिकांत जी को ताश खेलना आता है या खेलते हैं? कभी खेला करते थे लोगों के बीच में, जब जाते थे गांव, मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए गए, तो उस समय में ऐसा लगता था कि जो नहीं कर पा रहे हैं शहर में रहते हुए या अपने पेशा में रहते हुए, तो वो उस तरह का काम कि कभी ताश खेल लेना या कभी और किसी खेल में शामिल होना, तो ये तो उस समय होता रहता है। लेकिन अब जो है, अब वैसा है नहीं। और खास तौर पे जो 2 साल गुजरे हैं, ये जो कोरोना काल ने जिस तरह से लोगों को तोड़ा है, जिस तरह से एक तरह से छिन्न भिन्न सा कर दिया है, और जितनी परेशानियों से लोग गुजरे हैं, तो उसमें तो ये लग रहा था कि जिसको कह सकते हैं कि अस्तित्व रक्षा वाली बात आ गई थी एक समय में, खास करके सेकेंड वेव के समय में जब मैं गांव में चला गया था। तो ये लगता नहीं था कि, और सबसे बड़ी चिंता ये होती थी कि कोई इलाज या कहिए कि समाधान या चिकित्सा, ऐसा नहीं लगता था कि उस पर भरोसा किया जाए। लगता था कि ये भी वो हवा में तीर चलाने जैसी बात है, अंधेरे में कुछ फेंकने जैसी बात है। वो भी खुद मुतमईन नहीं है, खुद उनको भरोसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं कि इस रोग से इस तरह से मुक्ति मिल सकती है, वो या तो ऐसी परिस्थिति से लोग गुजरे हैं कि आप कह सकते हैं क्या कि उस मनस्थिति में लोग
एक तरह से आत्म केंद्रित भी हो जाते हैं। लेकिन ये था कि शहर की अपेक्षा गांवों में लोग कम से कम खुली धूप और खुली हवा ये मिलती थी। शहर के अपार्टमेंट की जिंदगी जब कभी यहाँ आते हैं तो देखते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि वो जो मैंने गांव में लिया है उसका सुख, वो तो शहर में मुझे नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए बार बार गांव की तरफ लौटने का मन करता है। मणिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका नीरज। ओके सर, धन्यवाद।